वेरिटास पाठशाला में सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। तो वास्तविक संख्याओं में एक अभाज्य गुणनखंड की बात हर बार हम करते हैं, जिसको अभाज्य संख्याओं से संबंधित कह सकते हैं हम। तो उसके लिए हमको अभाज्य संख्याएं समझ में आना ज़रूरी है। तो अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती है, मैंने एक पहले वीडियो में क्वेश्चन में बताया था शायद कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब इस शब्द के अनुसार तो हम कह सकते हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, और भाग के लिए हमको टेबल्स या पहाड़े आने ज़रूरी है। जबकि हम देखते हैं कि हर संख्या खुद को विभाजित ज़रूर करती है। जैसे अगर हम 2 के पहाड़े की बात करें तो 2 का भाग 2 में ज़रूर जाता है, यानी कि 2 खुद के पहाड़े में ज़रूर आता है। और एक संख्या होती है 1, जिसका हर संख्या में भाग जाता है, और जितनी संख्या है उतनी बार जाता है। जैसे कि अगर 100 में 1 का भाग दें 1 का, तो 100 बार ही जाएगा। यानी कि एक तो एक हर संख्या को विभाजित करती है, और एक वह संख्या खुद होती है जिस संख्या को हम लेते हैं, जिसको हम सेल्फ या स्वयं भी कह सकते हैं। स्वयं और एक तो हर संख्या को विभाजित करती ही है। अब इन दो के अलावा भी कई ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या को विभाजित या भाग कर सकती है। तो हम उदाहरण से समझ रहे हैं, जैसे कि टॉपिक हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। तो जैसे 2 और 4, अब 2 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है उनको हम लिखेंगे। एक तो 1 सभी में होगा और एक वो खुद, यानी कि 2 होगी। ऐसे हम 4 की बात करें तो 4 में 1 तो होगा ही होगा भाग करने वाला, और 4 खुद भी होगा, यानी कि 1 का और 4 का भाग 4 में जाएगा। ऐसे ही 1 का और 2 का भाग 2 में जाएगा। अब इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, जैसे कि 2 है तो 2 में 1 और 2, इन 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है तीसरी जिसका भाग 2 में जा सके। जबकि 4 में एक संख्या और है 2, जिसका भाग जाता है। 4 में 1 का भाग जाएगा और 4 खुद का जाएगा, और एक तीसरी संख्या 2 और मौजूद है, उपस्थित है, जिसका भाग 4 में जाता है। तो यही अंतर इनको विभाजित करता है। तो ये जो 2 है, इसमें खुद के और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसको हम अभाज्य कह सकते हैं। और 4 में जाता है भाग, इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य और भाज्य संख्या, यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा आगे अभाज्य गुणनखंड में। तो अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आप इनमें देख सकते हैं कि भाग खुद का और 1 का ही जाएगा। अब अगर आप इसमें बात करें फॉर एग्जांपल कि इसमें 9 क्यों नहीं है, कोई कहते हैं कि नहीं 7 के बाद में 9 आना चाहिए। 9 इसलिए नहीं कि 9 विषम संख्या तो है, यानी कि 2 का भाग नहीं जाता। इसमें हम तो देख रहे हैं कि इसमें विषम संख्या है, लेकिन 2 तो सम संख्या है। अब ये 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 में 1 का और 9 का भाग तो जाएगा, लेकिन बीच में एक 3 और आ जाता है जिसका भाग इसमें जाता है, इसलिए इसको हम अभाज्य नहीं भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ये होगी। अब अभाज्य संख्याओं का काम ही क्या है, अभाज्य संख्याओं का काम होगा अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इसके लिए हमको आना चाहिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको हम कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या सिद्धांत भी कह सकते हैं जिसको। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, यानी कि जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य
संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। अब इसी पर आधारित है अभाज्य गुणनखंड का जो सिद्धांत है। जैसे कि कोई सी भी संख्या ले लें आप, छोटी संख्या से शुरू करें। फॉर एग्जांपल 8 है, तो इस 8 को हम कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। एक तो लिखेंगे 1 गुणा 8, और एक हम लिख सकते हैं 8 गुणा 1, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2, इसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं गुणा के रूप में। तो ये तो होंगे गुणनखंड। अब देखो इसमें देखो 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 8 में 4 का 2 का भाग जाता है, और 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 4 अभाज्य नहीं। तो इस 4 को हम और 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस 8 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं 2 ही है। 2 को किसी रूप में बोलो अभाज्य ही होगी। तो ये जो रूप है ये अभाज्य गुणनखंड का रूप कहलाता है। अब जैसे कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। ऐसे ही 10 को हम 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 कैसे भी करके लिख सकते हैं। तो ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो इस रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। अब ये रूप घात के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है, कई जगह पर किया जाएगा। जैसे 2 है तो इसको 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। 8 को 2 1 2 3 बार है, इसलिए इसकी घात 3 हो जाएगी। और यहाँ पर 1 1 ही है, तो 1 और 1, यहाँ पर भी 1 है और 1 है, तो घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब ये तो छोटी संख्याएं थी तो आसानी से हो गई। अगर बड़ी संख्या हो तो उसको कैसे करेंगे हम। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 144 है। इस 144 के अभाज्य गुणनखंड करने का ये तरीका, ये भागफल विधि कहलाती है। इसमें हम लगातार संख्याओं का भाग देते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 11, इन्हीं में से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 से, अगर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग इसमें देंगे। तो 144 सम संख्या दिख रही है, इकाई के अंक से पता चलता है इसके। तो 2 का भाग देने का अर्थ है आधा करना। तो 144 का आधा करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72। अब अगर 2 का भाग और जाता है तो उसका और भाग देंगे। 2 का भाग 72 में जाएगा 36 बार। फिर 36 में 2 का भाग जा रहा है तो तब तक जाएगा, तब तक देते रहेंगे हम। तो इसका हो जाएगा 18। 18 में भी 2 का भाग जाता है, हो जाएगा 9। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 2 से हम आगे बढ़ेंगे। 3 है, 3 का भाग अगर जाता है तो देंगे। 3 का भाग 9 में 3 बार। अब 3 खुद अभाज्य संख्या है तो 3 में 3 का भाग ही जाएगा। कितनी बार, 1 बार। अब ये आखिर में या लास्ट में 1 आ गया तो ये हमारा भागफल विधि कंप्लीट हो गई। अब इस 144 को हम इन भाग देने वाली संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो भाग किन का दे रहे हैं, 2 2 2 2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरफ वाली जितनी भी संख्याएं थी उनको हम क्रम से या किसी भी क्रम से लिख सकते हैं वैसे तो ऐसे लिखने में आसानी होगी। इस सब को एक साथ लिख दिया और बीच में गुणा लगा दिया, तो गुणा के रूप में टुकड़े कर दिए। इसी को हम गुणनखंडन कहते हैं या गुणनखंड करना कहते हैं। अब ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 है, सभी में 2 है, और 3 है। 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए इसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। किसके हैं, 144 के। अब इसको भाग के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 है, तो 2 की घात 4 घात के रूप में 2 की घात 4, और 3 की घात हो जाएगी 2, क्योंकि 3 2 बार है। तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के बाद में आता है HCF और LCM। HCF और LCM, इनकी फुल फॉर्म याद हो या ना हो लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। ये तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिकतम कॉमन जो फैक्टर होगा, कॉमन पार्ट होगा बड़ा से बड़ा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाता है, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मैं से या मैं से ही
कहते हैं, और एक है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि सबसे छोटा मल्टीप्लायर, जिसको हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। अब इन दोनों में एक सीधा सा अंतर ये होगा कि एचसीएफ वह संख्या होगी जिसका भाग जाए और एलसीएम वह संख्या होगी जिसमें भाग जाए। तो एचसीएफ का भाग और एलसीएम में भाग, इससे हम समझ सकते हैं कि यदि हमको दो संख्याएं दी गई हो तो उन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर हम पता करेंगे तो वो एचसीएफ ऐसी संख्या होगी जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में जाए, और वो भी कैसी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई दोनों संख्याओं में भाग जाए। अब इसके विपरीत अगर उन्हीं संख्याओं का हम एलसीएम या लसाअ ज्ञात करेंगे तो उन संख्याओं के लसाअ में उन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा। जैसे मान लो ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, तो उन दोनों संख्याओं का भाग उनके जो लसाअ होगा, मान लो एल है, तो उसमें जाएगा। लेकिन वो एल या एलसीएम या लसाअ ऐसी संख्या होगी जो छोटी से छोटी हो, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई दोनों संख्या का भाग जाए। और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिस संख्या का दी गई दोनों संख्या में भाग जाए। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो संख्याएं मानते हैं हम, 6 और 15। अब एचसीएफ और एलसीएम के लिए हमको आना चाहिए इनके अभाज्य गुणनखंड। तो 6 को तो हम सीधे तौर पर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 15 को 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 2 तिया 6, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड सीधा सीधा हो रहा है इसका। तो अब देखो एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है कि एचसीएफ में हम हमेशा कॉमन पार्ट देखते हैं, यानी कि कॉमन भाग या कॉमन संख्या, यह दोनों में समान रूप से उपस्थित है। तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो एचसीएफ सीधे तौर पर 3 हो जाएगा और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाएगा और 15 में भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो एचसीएफ का भाग दी गई संख्या में जाएगा, का भाग है ना, तो 3 का भाग 6 में जाएगा और 3 ही का भाग 15 में भी जाएगा। और 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग दोनों में जाए। होने को तो ऐसे कह सकते हैं कि 6 का भाग 6 में जाएगा, लेकिन 6 का भाग 15 में नहीं जाएगा। तो 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग 6 में और 15 में दोनों में जाए। तो ये तो हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या देखते हैं जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए। तो अब देखो कॉमन पार्ट तो है, वो तो लेना ही लेना है। तो 3 है और 3 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बार लेने की कोशिश करनी है ना। तो 3 एक बार इसमें और इसमें भी एक बार है, तो हम 3 को एक बार ले लेंगे। और 2 और 5 कम से कम एक बार तो है ही, तो 2 और 5 को भी कम से कम एक बार ज़रूर लेंगे। अगर ज़्यादा बार होते तो ज़्यादा बार लेने की कोशिश करते। तो अब इन तीनों का गुणा देख लो, हो जाएगा, टोटल गुणा करने पर आ जाएगा 30। तो 30 क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा एलसीएम में भाग जाता है, किसका, दी गई संख्याओं का। आप देखो 6 और 15 इन दोनों संख्याओं का 30 में भाग जाता है। अब ये कौन सी संख्या होती है, लीस्ट होती है, यानी कि लघुत्तम, छोटी से छोटी, यानी कि 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का भाग जाए। जैसे 30 से छोटी अगर संख्या की मैं बात करूं, कोई सी भी छोटी संख्या अगर 30 से पहले लेंगे तो उसमें 15 का भाग तो वैसे ही नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 24 ले लूँ तो 24 में 6 का तो भाग जाएगा, लेकिन 15 का नहीं जाएगा। भाग दोनों का जाना चाहिए, तब वो एलसीएम कहलाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो भागफल विधि से हम उसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य रूप में, फिर उसमें कॉमन पार्ट देखेंगे। अगर कॉमन संख्याएं हैं तो सीधे तौर पर एचसीएफ हो जाएगी, सिर्फ कॉमन ही लेना है। और जबकि एलसीएम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा बार लेने की कोशिश करनी है समान संख्याओं को। जैसे अगर 3 दोनों में है तो कम से कम एक बार तो है ही, तो एक बार तो लेना ही लेना है। अगर किसी में 2 बार आता तो हम 2 बार लेते, लेकिन 2 और 5 तो कम से कम एक एक बार ही है दोनों में,
तो 2 और 5 तो हमको लेना ही पड़ेगा, किसमें, एलसीएम में। अब ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के बाद में एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं जो क्या हो, को प्राइम हो या सहअभाज्य हो। इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि यदि किसी दो संख्या में, दी गई दो संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको हम सहअभाज्य कहेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब है सार्वक गुणनखंड। जैसे हमने पहले अभी किया था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, दो संख्याओं के गुणनखंड में हमने समान संख्या ली थी, वैसे ही इसमें कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो समझते हैं, 6 को हम कह सकते हैं 2 गुणा 3, और एग्जाम्पल 7 है तो 7 को हम 7 गुणा 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। अब देखो, इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। अब कहने का तो यहाँ पर 1 गुणा में लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन हो गई, लेकिन 1 को हमें कंसीडर करना ही नहीं है, 1 के अलावा ही देखना है। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी समान खंड या गुणनखंड नहीं, जिसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो नहीं है। इसलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या कहलाती है, या इन संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये तो हो जाएगा सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्याओं के बाद में हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। इस चैप्टर में हमारे पास परिमेय और अपरिमेय से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आएंगे। परिमेय और अपरिमेय। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, हमने किताबों में बहुत बार पढ़ा है कि परिमेय वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरिमेय को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ये अंतर है, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 नहीं होना चाहिए, तब तो वो परिमेय होगा। लेकिन अब इनकी पहचान कैसे करें। परिमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं वह सभी लगभग परिमेय संख्याएं ही होती है। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो सकती है, उनकी पहचान हम सीख जाएं तो हम परिमेय अपरिमेय में अंतर कर सकते हैं। तो देखो, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में अगर हम बात करें तो वर्गमूल की ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, या ज्ञात करने पर वह दशमलव में या पॉइंट में लगातार बढ़ता चला जाए। तो इसमें हमको साफ दिख रहा है कि ज़्यादातर अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, 2, 3, 5, 7, जिसका हम वर्गमूल नहीं कर सकते। और भी संख्याएं इनका गुणा भी करें तो भी ऐसी संख्या है कि जैसे √6 हो गया, √10 हो गया, √21 हो गया, ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं हो सकता। अब ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्ग, या जिनका वर्गमूल नहीं कर सकते। एक संख्या होती है जिसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का तो वर्गमूल हम कर सकते हैं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल √ में आ जाए तो उसका वर्गमूल कुछ ना कुछ हम ज्ञात जरूर कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे हम, 25 का अगर हम वर्गमूल करें तो 5 आ जाएगा, 16 का करें तो 4 प्राप्त होगा। तो इनको हम अपरिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल करने पर हमारे पास पूर्णांक में या परिमेय के रूप में संख्याएं साफ दिखाई दे रही है। जबकि इनका वर्गमूल अगर हम करना चाहें तो भागफल विधि वर्गमूल की एक होती है, उससे करने पर हम देख सकते हैं कि इनके वर्गमूल में पॉइंट के बाद संख्याएं लगातार चलती रहती है, वो भागफल विधि कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए ये अपरिमेय कहलाती है। अपरिमेय क्यों कहलाती है और ये पॉइंट के बाद संख्याओं का चलना क्या कहलाता है, इसके बारे में देखते हैं हम। इसको दशमलव के बाद में जो संख्याएं बढ़ती जाती है उसको हम कहते हैं दशमलव का प्रसार या दशमलव प्रसार।
अब दशमलव का प्रसार होता है दो प्रकार का। एक तो होगा शांत और एक होगा अशांत। शांत का अर्थ होता है जो रुक जाए, जैसे कि 1/2 को हम 0.5 कह सकते हैं। अब ये कैसे कहेंगे कि 1 में 2 का भाग देंगे, तो 1 में तो वैसे ही नहीं जाता, तो सबसे पहले तो आ जाएगा 0, शेषफल बच जाएगा 1। फिर 1 में भाग देंगे तो भाग टूट जाएगा, तो हम लगाएंगे 0, तो यहाँ पर हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। अब 10 में से 10 बच गया 0, यानी कि भाग कंप्लीट हो गया और ये भागफल आगे रुक गया। तो इस टाइप के प्रसार को हम कहेंगे शांत प्रसार, यानी कि दशमलव के बाद में जब प्रसार रुक जाए या भाग कंप्लीट हो जाए तो उसको हम कहेंगे शांत प्रसार। ऐसे अगर मैं कहूँ कि 1/3 का प्रसार करें तो वो हो जाएगा 0.333, ऐसे लगातार बढ़ता रहेगा, तो ये कहलाएगा अशांत प्रसार, यानी कि दशमलव के बाद में संख्याएं रुक नहीं रही है, लगातार भाग देते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने शांत और अशांत के बारे में समझ लिया। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं अशांत में। अशांत जो प्रसार होता है दशमलव का, उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होगा आवर्ती और दूसरा होगा अनावृत्ति। अब आवर्ती और अनावृत्ति शब्द से हम समझ सकते हैं कि आवर्ती का मतलब रिपीट होना। जैसे हमने अभी देखा था कि 1/3 को 0.333 ऐसे लगातार कहते हैं, तो इसमें संख्याएं रिपीट हो रही, 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसके विपरीत अगर हम कहेंगे 1.41432 ऐसे लगातार कोई संख्याएं बदलती रहे बार बार, तो उसको हम अनावर्ती कहेंगे, यानी कि उसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई निश्चित पैटर्न हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम उसको अनावर्ती कहेंगे। तो अब इस प्रसार को समझने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि अशांत प्रसार में अगर आवर्ती हो तो वह संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब परिमेय संख्या होगी, और आवर्ती नहीं हो तो वो सभी होगी अपरिमेय संख्याएं। कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन जो शांत प्रसार होता है वो तो परिमेय ही होता है। शांत जितने भी प्रसार होंगे वो सभी परिमेय संख्याएं ही होगी। अब अशांत के अंदर हमने देखा भी कि जो आवर्ती होगी, संख्याएं रिपीट होगी तब तो परिमेय, और अनावर्ती होगी तो अपरिमेय। तो इसीलिए मैंने उस उदाहरण में बताया था कि जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे करते करते √10, ऐसे कई संख्याएं होंगी जिनका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका वर्गमूल दशमलव या पॉइंट में ज़रूर रहेगा, और उनका वर्गमूल हमेशा इस टाइप का होगा कि उसमें पॉइंट के बाद में संख्याएं रुकेगी ही नहीं, लगातार अंक बदलते रहेंगे और संख्याएं अनंत तक चलती रहेगी। जब तक हम भाग देते रहेंगे या भागफल विधि दोहराते रहेंगे, संख्याएं चलती रहेगी। तो इस प्रकार के प्रसार को अनावर्ती प्रसार कहते हैं। किसका? अशांत प्रसार का। अशांत अनावर्ती प्रसार वाली संख्याएं होगी अपरिमेय। तो एक तो ये वर्गमूल वाली या अंडर रूट वाली संख्याएं होगी, और कुछ विशेष संख्याएं होती है, जैसे कि एक पाई का उदाहरण आपको हमेशा मिलेगा कि पाई जो होता है वो परिमेय होता है या अपरिमेय। पाई को हमेशा हम मानते हैं 22/7। अब ऐसे देखें कि 22/7 P/Q के रूप में साफ दिख रहा है तो ये परिमेय होगा, है ना, कि 22/7 जो दिख रहा है ये तो परिमेय है। लेकिन पाई का मान 22/7
एक्यूरेट नहीं होता या कंप्लीटली बराबर नहीं होता, ये इसके लगभग बराबर होता है। इसलिए पाई के स्थान पर हम 22/7 को सुविधा के लिए यूज़ में लेते हैं। जहाँ पर हम वृत्त, गोले, बेलन के क्षेत्रफल वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पर हमको पाई का यूज़ करना पड़ता है। अब पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14, इतना ही हम पढ़ते हैं हमारी सुविधा के लिए। 3.14 ही हम इसको लेते हैं। इसके अप्रोक्स में मान 22/7 होगा, लेकिन ये 1/4 तक रुकता नहीं है। 1/4, 3, 7 कुछ ऐसे लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए हम पाई को हमेशा ही इस मान के अनुसार अपरिमेय संख्या कंसीडर करेंगे या अपरिमेय ही होगी। तो पाई का मान अशांत अनावर्ती प्रसार होने के कारण अपरिमेय संख्या होगा, जबकि 22/7 जो इसका अप्रोक्स या लगभग मान है वो p/q के रूप में दिख रहा है, इसलिए ये होगा परिमेय। यानी कि 22/7 जो है वो तो है परिमेय संख्या, और पाई जो एक्चुअल में जो होती है रियल में वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय संख्या तक हम पहुंच गए। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है कि अपरिमेय संख्या से पहले हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड। तो किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आते हैं। कोई सी भी संख्या ले लो, उसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर आते हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एक तो बन सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6 की घात कोई n है, क्या इसमें n के किसी भी मान के लिए इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं आ सकता, क्योंकि हम 6 को अगर गुणनखंड में परिवर्तित करें तो 2 × 3 आएगा, इसमें 5 नहीं है। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना ज़रूरी है, चाहे किसी भी रूप में हो। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसको 2 की घात 2 और 5 की घात 1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें n का मान 2 है, इसमें n का मान 1 है, तो हमेशा 2 और 5 की घातों के रूप में होना आवश्यक है। किसके लिए? इकाई के स्थान पर 0 आने के लिए। वेरिटास पाठशाला में सभी का स्वागत है। तो हम प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 तक हम पहुंच चुके थे पहले। तो आपके सामने पहला 10वां क्वेश्चन है, यदि दो परिमेय संख्याओं के HCF व LCM बराबर हों तो वह संख्याएं होगी। इसमें उत्तर दिया गया है समान। अब इसके पीछे का रीज़न हम समझेंगे कि समान क्यों होती है। जैसे मान लें कि वह संख्याएं A और B है। अब हमको पहले से पता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नानुसार जैसे दिया गया है, मान लो A और B हमने दो संख्याएं तो मान ली थी, तो AB हो गया इक्वल टू HCF और LCM को मान लिया हमने, दोनों बराबर है तो x और x दोनों को x ही मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा x। अब इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे AB इक्वल्स टू x²। तो अब देखो सामने हमको दिख रहा है कि दो संख्याएं हैं A और B, वो किसी एक संख्या के स्क्वायर के बराबर है। ऐसा तभी संभव है जब दोनों संख्याएं बराबर हो या समान हो। आप इसके उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि अगर दो संख्याएं अलग अलग है तो उनका गुणा करने पर किसी दूसरी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता, है ना। अगर वर्ग तो ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर हम कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, ये दोनों संख्याएं समान होगी तभी किसी एक का स्क्वायर बन रही है, इसलिए ये होगा
समान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, जैसे इस चैप्टर में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं, तो एक अलग पेज में हम स्लाइड में देखते हैं कि जैसे सबसे पहले इसमें कई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि किसी रूट वाली संख्या को अपरिमेय सिद्ध करो, अपरिमेय सिद्ध करो, इस टाइप के कई क्वेश्चन होंगे। तो इसी के अंतर्गत जैसे हम करते हैं, इसके लिए हमको चाहिए कई कॉन्सेप्ट या फिर प्रमेय आने ज़रूरी है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं प्रमेय। तो इस चैप्टर में आपके कई ऐसे प्रमेय हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। जैसे एक प्रमेय काम आएगा कि अगर कोई संख्या p है, वो a² को विभाजित करती है। यहाँ पर a² क्या है, कोई दूसरी संख्या है, यानी किसी संख्या का वर्ग। a नाम की कोई संख्या होगी, उसका वर्ग होगा a²। तो कोई संख्या यदि p a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। एक प्रमेय है, ये भी काम में आएगा। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे इसका उपयोग होगा। एक आपके फिक्स क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम करते हैं जैसे कि, तो सबसे पहले तो इसका विपरीत मानना है हमको। तो हम बोल लेंगे अपरिमेय का विपरीत परिमेय होता है। तो माना कि लेट सपोज √2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं, इसलिए √2 = कोई a/b नाम के दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे जहाँ पर a व b दोनों पूर्णांक है, इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, और b ≠ 0, और a व b सहअभाज्य है। a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है, जिसको हम कोप्राइम कहते हैं, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनके अंदर कोई भी समान गुणनखंड या सार्वगुणनखंड नहीं हो, जिसको सार्वगुणनखंड भी कहते हैं या कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। जैसे कोई 2 और 3 संख्या देखते हैं, तब 2 और 3 में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी कि 2 और 3 में कोई भी ऐसा गुणनखंड समान नहीं है जिसका दोनों में भाग जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 5 और 11 है, या फिर और बड़ी संख्या बोलें तो 10 और 17, और इससे कई बड़ी संख्याएं हो सकती है वैसे तो कहने का मतलब यह है कि कोप्राइम या सहअभाज्य वही संख्या होती है जिसमें कोई भी समान गुणनखंड या सार्वगुणनखंड नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, a और b ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, जिसको हम सहअभाज्य कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो a/b है ये a/b के रूप में ही रहेगा। जैसे अगर ये ऐसा होता है कि a और b के स्थान पर कोई दूसरी संख्या 4/2 है, तो इसमें सार्वगुणनखंड है, 4 में 2 का भाग और जा सकता है, तो उसको हम 2 कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी।
तो ये जो √2 को हमने परिमेय संख्या माना है वो इस प्रकार की संख्या होगी जिसमें दो सहअभाज्य संख्याएं a व b है, जहाँ पर b 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार ये होना चाहिए। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि इसलिए इसी से हम कह सकते हैं कि √2 = AB तो हमारे पास है ही, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि √2B = A, पक्षांतरण कर देंगे, फिर दोनों तरफ का वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर हम कह सकते हैं कि 2B² = A²। इसका अर्थ क्या होगा, इसमें हम वापस से 2 का पक्षांतरण कर सकते हैं वैसे तो, या नहीं भी करेंगे तो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन पक्षांतरण करने से समझ में आ जाएगा 2 का या B² का। 2 = A² बटा B² यानी कि A² और B² में एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2 उपस्थित है। अब कॉमन फैक्टर का अर्थ क्या हुआ, A² में B² का भाग देंगे तो एक कॉमन फैक्टर आएगा ना, जैसे हमने अभी किया था 4 में 2 का भाग देने पर 2 आता है, ऐसे ही A² में B² का भाग देंगे तो 2 आ रहा है, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन है। जैसे 4 को हम 2 × 2 लिखते हैं और 2 को 2 × 1 लिखते हैं, तो इन दोनों में 2 कॉमन है ना, ये कॉमन फैक्टर कहलाता है, वही इसका भागफल होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि A² और B² में कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने यहाँ पर बताया था कि A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। एक तो विरोधाभास यहाँ पर हो गया, तो इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए कि A और B में एक और कॉमन फैक्टर 2 उपस्थित है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब देखो उस प्रमेय का उपयोग कैसे होगा। पहले तो हम कह देते हैं कि दोनों संख्याएं क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि √2 = AB में कोई भी A/B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, जैसे कि तो लास्ट पेज में हमने लिखा था 2 = A² / B², तो इसी से हम डिराइव करेंगे या निकालेंगे कि A² में B² का भाग देने पर 2 प्राप्त हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A² में B² का भाग देते हैं, यानी कि A² का कोई भाजक B² है, तो इस एक का भी कोई ना कोई भाजक होगा। हमने कहा था कि अगर B किसी A² का भाजक है या विभाजित करता है तो B A को भी विभाजित करेगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि A² में अगर B² का भाग जाता है तो A में भी B² या 2 का भाग जाएगा। अब ये भाग जाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ, हमने माना था जबकि क्या है, A तथा B सहअभाज्य है। होना तो ये चाहिए कि सहअभाज्य, इसका अर्थ क्या होगा, A और B में कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकल के आ गए, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अब विरोधाभास किस चीज़ का, जो हमारी कल्पना थी, किसका है, कल्पना का। हमने क्या कल्पना की थी, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास है, इसलिए हम कहेंगे कि √2 परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास किस चीज़ का हमने परिमेय माना था, उसी का विरोधाभास होगा, इसलिए यह अपरिमेय होगी।